पहला सेशन आज हम इंट्रोडक्टरी सेशन करने जा रहे हैं विथ गिरीश येरावार फ्रॉम पुणे। बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि गीता में एक लाइन लिखी है कि दुनिया में सिर्फ एक ही नियम है जो कभी नहीं बदलता, और वो ये है कि दुनिया में सब कुछ बदलता है। इसके साथ शुरुआत करते कि इससे पहले आपने जैसी प्रिपरेशन की थी, जो भी किया था, आपको सक्सेस मिली नहीं मिली उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम यहाँ से एक फ्रेश स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट एकदम रूट कॉज से जानेंगे, ताकि आगे चलने के बाद में हमारा अगर बेस स्ट्रांग रहेगा तो उसके ऊपर की बिल्डिंग भी स्ट्रांग रहेगी। तो इस सेशन में, जहाँ पे जैसा कि मंजूषा मैम ने आपको बताया है, ये इंट्रोडक्शन सेशन है। इसमें हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देंगे सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस के बारे में कि अगर कोई यूपीएससी एमपीएससी देना चाहता है तो उसके लिए कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो दिस सीक्वेंस में आप आगे चल के एक एक करके पॉइंट सीखते जाओगे। आज हम जो देखने वाले हैं कि एग्जैक्टली ये यूपीएससी है क्या। तो हमारे पास सिर्फ 1 घंटा है, तो मेक श्योर कि मैं आपको शॉर्ट में इंफॉर्मेशन दे देता हूँ और उसके बाद में हम आपके सवाल लेंगे और उन सवालों के जवाब में वी विल टेक दिस सेशन कंटिन्यू और इसको हम आगे लेके जाएंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर शॉर्ट में पूछा जाए कि अगर किसी पूछे हम यूपीएससी क्या होती है और यूपीएससी क्यों देते हैं, तो कोई भी बोलेगा कि सर अगर मुझे आईपीएस बनना है, आईएएस बनना है, गवर्नमेंट जॉब करनी है तो मैं यूपीएससी दूंगा या फिर मैं एमपीएससी दूंगा। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते कि यूपीएससी एग्जैक्टली है क्या। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, यूपीएससी नाम की कोई एग्जामिनेशन नहीं होती है। यूपीएससी इज द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि एक संघ है जो एग्जामिनेशंस कंडक्ट करता है। तो जिस एग्जाम को देने के बाद में आप लोग ऑफिसर बनते हो, कलेक्टर बनते हो, आईपीएस बनते हो, उस एग्जाम का नाम होता है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो आपको सीईएससी देनी पड़ती है जो यूपीएससी कंडक्ट करती है। सिमिलरली यूपीएससी सीडीएस भी कंडक्ट करती है, जिसको हम कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम कहते हैं, जो साल में 2 बार होती है, जिसको देने के बाद में आप इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकते हो, आप इंडियन नेवी ज्वाइन कर सकते हो या इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हो। तो इस बात में बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप किस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या आप कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। तो ये इंफॉर्मेशन आपको होनी बहुत जरूरी है। यूपीएससी हमारी नेशनल लेवल की एक संस्था है जो नेशनल लेवल पे एग्जाम लेती है, जिसमें से आप पूरी इंडिया में कहीं पर भी ऑफिसर बन के पोस्टेड हो सकते हो। सिमिलरली अगर नेशनल लेवल पे कुछ हो रहा है तो स्टेट लेवल पे भी कुछ होना चाहिए। तो उसी स्टेट लेवल के लिए, फॉर एग्जांपल अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में एमपीएससी होती है, जिसे हम महाराष्ट्र पब्लिक यूनियन सर्विस कहते हैं। तो एमपीएससी में स्टेट लेवल पे वही काम होते हैं जो यूपीएससी में नेशनल लेवल पे होते हैं। और अगर हम इसको बोले तो राज्य सेवा परीक्षा जो होती है वो एमपीएससी कंडक्ट कराती है और सिविल सर्विस एग्जामिनेशन यूपीएससी कंडक्ट कराती है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। आई होप इतना सबको समझ में आ गया होगा कि यूपीएससी क्या करती है और एमपीएससी क्या करती है। आप चैट बॉक्स में यस, ओके, हैंड्स अप दिखा सकते हो ताकि मुझे रिस्पॉन्स मिलता रहे, क्योंकि ये सेशन इंटरेक्टिव होना चाहिए, सिर्फ मैं अकेला बताते जा रहा हूँ ऐसा ना हो। ओके, थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पे क्लियर किया है कि यूपीएससी क्या होती है और एमपीएससी क्या होती है। अब पहला क्वेश्चन जो खड़ा होता है कि अगर मुझे यूपीएससी देनी है या एमपीएससी देनी है या कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम देना है तो मुझे क्यों देना है, उसे देने के बाद में मुझे क्या मिलेगा। दिस इज द बेसिक क्वेश्चन। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन होता है। हम जॉब करते हैं क्योंकि हमें पैसा चाहिए। कोई बोलता है मुझे स्पोर्ट्स में जाना है, कोई बोलता है मुझे आर्ट्स एंड क्राफ्ट में, यानी हम आर्ट साइड में जाना चाहते हैं, कोई बोलता है मुझे लॉयर बनना है, कुछ भी बनना है। उसके पीछे एक एम होता है और वो एम डिपेंड करता है कि हमारा इंटरेस्ट किस चीज में है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि उनको गवर्नमेंट जॉब करनी है इसलिए ताकि वो सोसाइटी का कुछ भला कर सके, वो सोसाइटी में कुछ वैल्यू ऐड कर सके जिससे कि लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो, तो उसको करने के लिए अगर कोई तरीका है तो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट वे कि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए एमपीएससी और यूपीएससी दे। तो अगर आप यूपीएससी एमपीएससी देते हैं तो जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं, यूपीएससी देने के बाद में आपको कलेक्टर बनने का ऑफर मिलता है,
इंडियन पुलिस सर्विस ज्वाइन करने के बाद में आपको एसीपी बनने का ऑफर मिलता है, या फिर आप इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर बन सकते हो। इस तरीके से जब आपको पोजीशन मिलती है तो आपको पावर मिलती है। जब पावर मिलती है तो आपको दो चीजें आती है, एक तो अथॉरिटी और दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि जब हमें कोई पावर दे रहा है तो हमें पता होना चाहिए कि उस पावर का यूज कैसे करना है। तो जो एग्जाम होती है उस एग्जाम का पर्पस इतना ही होता है कि वो लोग टेस्ट कर सके कि आपके पास उतना नॉलेज, उतनी मैच्योरिटी और उतनी कैपेबिलिटी है कि आप दी हुई यूज कर पाओगे। इसीलिए कभी भी अगर आप यूपीएससी एमपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस बात पे ध्यान मत दो कि मुझे पेपर क्रैक करना है, क्योंकि अगर आप उस टाइप से ध्यान दोगे और प्रिपरेशन करोगे तो आपकी पढ़ाई सिर्फ क्वेश्चन रिलेटेड ही लिमिटेड रह जाएगी कि मुझे सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। जबकि यूपीएससी एमपीएससी में क्वेश्चन पेपर इसलिए नहीं दिया जाता कि आप उसको पास करो और ऑफिसर बन जाओ, इसलिए वो एग्जाम लेते हैं ताकि वो आपकी मैच्योरिटी चेक कर सके। और मैच्योरिटी चेक करने के लिए आपके पास ऑलराउंड नॉलेज होना जरूरी है। तो आपको ये समझना जरूरी है कि यूपीएससी देने के बाद जो आप बनने वाले हो उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। तो इससे बाद वाला जो सेशन होगा उसमें हम यही डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी पोजीशंस होती है और उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। जब आप यूपीएससी देने के लिए जाते हो तो आपको जो पढ़ाई करनी पड़ती है उसमें टोटल 40 सब्जेक्ट्स होते हैं। आप इसको नोट कर सकते हो कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए टोटल 40 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या मुझे टोटल 40 सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करनी पड़ेगी? एक तरीके से यस, एक तरीके से नो। क्योंकि यूपीएससी का जो पेपर होता है वो 3 पार्ट में होता है। तो अब हम यहाँ पे आते हैं कि यूपीएससी का पेपर कैसे दिया जाता है। तो यूपीएससी का पेपर जो होता है वो 3 पार्ट्स में होता है। पहला पार्ट जो होता है जिसमें हम प्रीलिम्स कहते हैं जिसे, यानी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, और ये पूरी तरीके से एमसीक्यू होता है। यानी इसमें सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं जो आपको पढ़ के 4 ऑप्शंस में से एक टिक करना होता है। इस तरीके से आप आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम देते हो। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद में मेंस आते हैं। मेंस में क्या होता है कि अब तक आपने सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के आंसर सिलेक्ट किए थे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे, पर अब यहाँ पे क्या होता है कि यूपीएससी में आपको थ्योरेटिकल पेपर भी देने पड़ते हैं, यानी आपको आंसर डिस्क्राइब करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे जो हमें हेल्प मिलती थी एमसीक्यू में कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और उसमें हमें हेल्प हो जाती थी, हाँ ये तो पढ़ा हुआ है यार, इसमें से ये सिलेक्ट कर लेते हैं, तो आसानी से हो जाएगा। पर जब आप मेंस में जाते हो तो आपको आंसर्स डिस्क्राइब करने पड़ते हैं, और जब आंसर डिस्क्राइब करने पड़ते हैं तो आपको 3 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। पहला, कि आपको डिस्क्राइब करने के लिए उस चीज का ओवरऑल नॉलेज होना जरूरी है। दूसरा, आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, उसके लिए आपको क्वेश्चन को समझना जरूरी होता है। और तीसरा, आप उस आंसर्स को रिप्रेजेंट कैसे करोगे। छोटा सा एग्जांपल अगर इसके लिए दूं तो हम जब 10th-12th के पेपर देते थे तो हमें बताया जाता था कि जब तुम आंसर लिख रहे हो तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको अंडरलाइन करो या फिर हाईलाइट करो। ऐसा किस लिए करते थे? ताकि टीचर लोगों को पता चल जाए कि हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज है और ये हमें पता है। इस तरीके से हम हाईलाइट करते थे तो हमें ज्यादा मार्क्स मिलते थे। अब यूपीएससी में भी आपको ये सारी चीजें यूज करनी पड़ेंगी। अब जो आंसर दे रहे हो वो किस तरीके से दोगे, उसमें पूछे गए क्वेश्चन का सब कुछ आना चाहिए। तो इस तरीके से आपको रिटन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी पड़ती है। जब आपका यूपीएससी का मेंस क्लियर हो जाता है तो लास्ट राउंड आता है इंटरव्यू। अब वो यहाँ तक वो ये चेक कर चुके हैं कि आपने प्रीलिम्स दिए हैं और मेंस क्लियर किया है, मतलब थ्योरेटिकली आपके पास सारी चीजों की इंफॉर्मेशन है। अब बारी आती है कि क्या आप उन चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, क्योंकि कल को अगर आप कलेक्टर बन गए या पुलिस वाले बन गए तो आपको प्रैक्टिकली सोसाइटी में जाके काम करना है। अकेले किसी को एक्सप्लेन करना आसान है, पर उस चीज को इम्प्लीमेंट करना, रियल लाइफ में लेकर आना, ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। उसी के लिए जब आपका थर्ड राउंड जो कि इंटरव्यू होता है, उसमें आपके सामने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन यानी कि एक एनवायरनमेंट, एक तरीके की आपको प्रॉब्लम दी जाती है जिसमें ये पूछा जाता है कि इस कंडीशन में आप क्या करोगे। तो उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ पढ़ी हुई चीजें काम नहीं आती है, तो उसके साथ में आपने आपकी लाइफ में क्या एक्सपीरियंस किया है वो भी चेक किया जाता है। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्या रहे हो वो आपके थॉट्स होने चाहिए। तो यहाँ पे खुद के थॉट्स में वो क्लैरिटी लाने के लिए, वो कॉन्फिडेंस लाने के लिए जरूरी है ज्यादा से ज्यादा चीजों को पढ़ो और उनको रियल लाइफ से कनेक्ट करके देखो। ऐसा बहुत लोग कहते हैं कि मॉक इंटरव्यू करना चाहिए, मॉक इंटरव्यू करना चाहिए, हेल्पफुल होता है। मॉक इंटरव्यू हेल्पफुल क्यों होता है? क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें हम बताते हैं कि
अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं ऐसा करूंगा, अगर मैं ऐसा करूंगा तो उसका रिस्पॉन्स ऐसे आएगा। फिर हम लोगों से डिस्कस करते हैं, हमको सजेशंस मिलते हैं, हम इम्प्रूव करते हैं और इस तरीके से हम इंटरव्यू में परफॉर्म करते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि जब इंटरव्यू लिया जाता है तो उसमें मिनिमम 5 लोग होते हैं, पैनल हो सकता है 5 लोगों से ज्यादा। उस पैनल में कौन कौन होता है? सबसे पहला तो एक बंदा जो रिटायर्ड IAS या IPS ऑफिसर होता है, यानी कि वो आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर वहां पे कोई तो एक्सपर्ट बैठे होते हैं जो किसी पर्टिकुलर फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, यानी कि कोई PhD इन इकोनॉमिक्स होगा, कोई PhD इन सोशल साइंस होगा, या फिर कोई PhD इन जो हम हिस्ट्री सिखाते हैं उसमें, ताकि वो आपसे उस चीज को लेकर क्वेश्चन पूछ सके जब आप ये बोलते हो कि हाँ मैंने हिस्ट्री को एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया था, या फिर आप बोलते हो कि हाँ मेरा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था वो साइंस था, जो भी था, तो उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछते हैं। एट द सेम टाइम वहां पे 2 लोग और बैठे रहते हैं और इन 2 लोगों का काम होता है आपको ऑब्जर्व करना। और ये लोग जो होते हैं इन्होंने साइकोलॉजी में PhD की होती है, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज को पढ़ते हैं। लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि जब हम बोलते हैं, आपने देखा होगा कभी कभार जब आप नर्वस होते हो तो आंसर देते समय हम ऐसे करते हैं, हाँ इसका आंसर ऐसा है, या फिर हम बाल खुजलाते हैं या इधर उधर देखते हैं। तो ये जो होती है वो ये दिखाती है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, या फिर आपको आंसर पता नहीं है, या फिर आप कोशिश कर रहे हो कि मैं आंसर को कहीं से जोड़ मोड़ के दे दूं। जब ऐसी चीजें होती है तो वो लोग ये ऑब्जर्व करते हैं कि आप कितने कॉन्फिडेंट है, क्या आप प्रेशर ले सकते हो। तो ये सारी पॉइंट्स इंटरव्यू में देखी जाती है और ये सब देखने के बाद जब उनको ऐसा लगता है कि हाँ ये बंदा टेंशन में भी सही डिसीजन ले सकता है, अंडर प्रेशर काम कर सकता है, इसके पास रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है, तभी आप उस एग्जाम में पास हो पाते हो। तो इस तरीके से आपके 3 राउंड होते हैं यूपीएससी को क्लियर करके। जो पॉइंट मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि यूपीएससी देने के लिए आपको 40 पेपर्स की पढ़ाई करनी पड़ती है, उसको अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यूपीएससी देने के लिए टोटल 40 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें से कुछ होते हैं जो कंपलसरी होते हैं, कुछ होते हैं जो ऑप्शनल होते हैं। तो जैसा कि अगर आप यूपीएससी का पेपर देने के लिए जाओगे तो उसमें 3 टाइप के पेपर होते हैं, जिसमें आपको जनरल स्टडीज देने पड़ते हैं, जनरल स्टडीज 1, जनरल स्टडीज 2, और तीसरा होता है एप्टीट्यूड या रीजनिंग एग्जाम। इससे हमें ये पता चलता है अगर एप्टीट्यूड होने वाला है इसका मतलब मैथ्स कॉमन है, वो सबको ही पढ़ना पड़ेगा। जब जनरल स्टडीज होता है तो उसमें एक और चीज आती है करंट अफेयर्स, यानी करंट अफेयर्स भी कॉमन है, वो सबको पढ़ने पड़ेंगे। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये कांस्टेंट सब्जेक्ट्स है। तो फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट में क्या मिलेगा? तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में हमें ये देखना पड़ेगा कि हम किस बैकग्राउंड से आए हैं, ताकि वो सब्जेक्ट हमें हेल्पफुल हो। इट इज नॉट अ कंपल्शन, ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि आपको यही सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। दिस इज अ सजेशन कि अगर आप जिस बैकग्राउंड से आए हो उस बैकग्राउंड से कोई सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हो तो वो आपको हेल्प करता है। जैसे कि अगर मैं आर्ट्स बैच से आया हूँ तो मुझे पता है कि मैंने लिटरेचर पढ़ा हुआ है, मैंने एग्रीकल्चर पढ़ा हुआ है, अगर मैं उससे रिलेटेड सब्जेक्ट लूंगा तो वो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट स्ट्रांग हो जाएगा। अगर मैंने कॉमर्स में अपना बैचलर्स डिग्री किया है या फिर मैंने लॉ में किया है तो मुझे पॉलिटिक्स के बारे में पता है, मुझे पॉलिटी पता है, मैं उस सब्जेक्ट को अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट लूंगा। तो इस तरीके से आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकते हो, जो कि आपको हेल्प करता है। तो मैंने आपको ये बता दिया कि यूपीएससी में 3 टाइप के पेपर्स होते हैं जो आपको क्लियर करने पड़ते हैं। यूपीएससी में टोटल 40 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें से आप चूज कर सकते हो कि आपको कौन सा पढ़ना है और उस हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हो। अब आगे चलते कि आपने पढ़ाई की, उसके बाद में आपने पेपर भी क्लियर कर लिया और अब आप क्या चूज करोगे। तो उसके लिए यूपीएससी का पेपर क्लियर करने के बाद में आपके पास टोटल 3+16+5 ऐसी पोस्ट्स होती है। यानी कि अगर मैं कैटेगराइजेशन करूं तो सबसे ऊपर होती है ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज में आप या तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस सिलेक्ट कर सकते हो, जिसमें आप कलेक्टर बनते हो, या तो फिर आप सिलेक्ट कर सकते हो आईपीएस, जिसमें आप इंडियन पुलिस सर्विस ज्वाइन कर सकते हो, या तो आप सिलेक्ट कर सकते हो आईएफओएस, जिसको हम कहते हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। ये 3 ऐसी पोजीशन है जो ऑल ओवर इंडिया सेम रहती है। इसके बाद में कैटेगराइजेशन किया जाता है पोजीशन का एज अ ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। अगर आप ग्रुप ए में जाओगे तो ग्रुप ए में आपको टोटल 16 पोजीशंस देखने को मिलती है। उन 16 पोजीशंस में आपको कौन कौन सी पोजीशन मिलती है मैं उसका एक
आपको हिंट दे देता हूँ एग्जांपल के You तौर पे studying Sam? कि ग्रुप बी में जो सिविल सर्विसेज की पोजीशंस होती है उसमें आपको सबसे ऊपर पोजीशन मिलती है इंडियन फॉरेन सर्विसेज। अगर कोई बंदा इंटरेस्टेड है कि उसको इंडिया को रिप्रेजेंट करना है दूसरे देशों में जाके, तो वो इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। या फिर आप ऐसे बैकग्राउंड से आए हो जिसमें आपके पास मल्टीपल लैंग्वेज का नॉलेज है, यानी हिंदी, इंग्लिश, मराठी या रीजनल लैंग्वेज छोड़ के आप फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश ऐसी लैंग्वेज जानते हो, तो ये आपको हेल्प कर सकता है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का काम होता है अपने देश का दूसरे देशों के साथ में जो रिश्ता है उसको स्ट्रॉन्ग करे, उसको ज्यादा हेल्दी बनाए, ताकि हम उनके साथ में अच्छी तरीके से बिजनेस कर सके। जरूरत पड़ने पर वो हमारी हेल्प कर सके। जब हमारी वॉर होती है, किसी से लड़ाई होती है, तो फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे रशिया के साथ जो रिलेशंस है वो अच्छे हैं, तो जब 1978 में जब इंडिया के ऊपर पाकिस्तान ने वॉर करना चाहा था और चाइना ने उनको सपोर्ट किया था और यूएसए ने भी किया था, तो अकेला रशिया इंडिया की ओर से खड़ा हुआ था और जिसकी वजह से फिर बाकी सब पीछे हट गए थे। तो ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि इंडिया के रशिया के साथ रिलेशन स्ट्रांग थे, और ये रिलेशन स्ट्रांग रखने का काम होता है एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर का, जिसको हम इंडियन एम्बेसडर भी कहते हैं। तो इसी तरीके से आप आईएफएस बन सकते हो या फिर आप इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो और आपको लगता है कि आप बैंकिंग सेक्टर में ज्यादा अच्छा काम कर सकते हो, तो उसके लिए आप IAAS भी ज्वाइन कर सकते हो। सिमिलरली उसमें फिर इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस भी होती है, कॉर्पोरेट लॉ सर्विस होती है, डिफेंस अकाउंट सर्विसेज होती है। ऐसी टोटल 16 पोजीशंस आपको ग्रुप ए में देखने को मिलती है। और सिमिलरली अगर आप ग्रुप बी में जाते हो, तो ग्रुप बी में आपको पोजीशंस मिलती है जैसे कि आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर सिविल सर्विस, या फिर DANICS पौंडीचेरी सिविल सर्विस, यानी जो हम कहते हैं कि ये वो राज्य है जो राष्ट्रपति के शासन में आती है, उस जगह पे भी अगर आपको पोजीशन चाहिए होती है तो वो भी आपको ग्रुप बी के सिविल सर्विसेज में पोजीशंस में मिलती है। तो इस तरीके से आपके पास 3 + 16 + 5 यानी टोटल 24 काइंड्स ऑफ पोजीशंस होती है। मैंने ये नहीं बोला कि टोटल नंबर ऑफ पोजीशंस, मैंने बोला इतने टाइप की पोजीशंस होती है, यानी 24 प्रकार की अलग अलग पोजीशंस आपको यूपीएससी की एग्जाम जो होती है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, वो देने के बाद में मिलती है। अब इसके ऊपर जैसे मैंने बोला हम आगे ज्यादा डीप में चर्चा करेंगे कि इन पोजीशंस का मतलब क्या होता है, ताकि आपको क्लियरिटी आ जाए कि मैं किस पोजीशन के लिए एग्जाम देना चाहता हूँ। हम सब जानते हैं कि यूपीएससी का जो एग्जाम होता है उसे लाखों लोग अटेम्प्ट करते हैं, जिसमें से कुछ ही पास हो पाते हैं, क्योंकि पोजीशन जब निकलती है तो पोजीशन होती है 2000, 2300, 2200, 1500। तो इतनी सी पोजीशंस के लिए अगर इतने सारे बच्चे पेपर दे रहे हैं तो कितनों को पोजीशंस मिलेगी। तो इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि आपका माइंड सेट रहे, क्लियर रहे कि मुझे तो यही पोजीशन चाहिए और मैं इसी पोजीशन के लिए जा रहा हूं। तो उससे क्या होगा कि आपको आपकी पढ़ाई करने में आसानी होगी। सो टिल नाउ मैंने आप लोगों को ये बताया है कि यूपीएससी क्या है, वो कौन कौन से एग्जाम्स करती है, जिसका पार्ट होता है सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस एंड कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। उसके बाद में आपको कितने सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करनी पड़ती है, आपको कितने पेपर देने पड़ते हैं, और पेपर देने के बाद में आप कौन कौन सी पोजीशंस को ज्वाइन कर सकते हो। अब इस बात पे डिस्कशन करते हैं कि कौन दे सकता है। बेसिक क्राइटेरिया है हर वो बंदा जिसने कोई बैचलर्स डिग्री ली है वो यूपीएससी की सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में बैठ सकता है। अब बैचलर डिग्री 3 साल की भी हो सकती है, 4 साल की भी हो सकती है, 5 साल की भी हो सकती है। अगर आप डॉक्टर बन रहे हो तो 5 साल, इंजीनियर बन रहे हो तो 4 साल, और अगर किसी भी फील्ड से आर्ट्स कॉमर्स से अगर आप आपकी बैचलर्स डिग्री कर रहे हो तो 3 साल। यानी बैचलर डिग्री आने के बाद में आप यूपीएससी में बैठने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। थोड़ा तो सिमिलरली बैचलर डिग्री पूरी करते करते हम 19 साल, 20 साल, 21 साल के हो जाते हैं, तो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। बैचलर डिग्री आते ही या बैचलर डिग्री के लास्ट ईयर में, जब आपको पता है कि अब मैं 2022 में फाइनल पेपर देने वाला हूं, तो अब 2020 में ही 2021 में ही 2022 के पेपर के लिए फॉर्म भर सकते हो, और एग्जाम में अगर आप पास हो जाते हो और उसके बाद में जब आपका रिजल्ट आता है तो आप सबमिट कर सकते हो। डेफिनेटली पास होना जरूरी है, अगर पास नहीं हुए तो आपको आगे आने नहीं देंगे। तो इसमें आप बैचलर डिग्री के साथ में पेपर दे सकते हो। यूपीएससी देने के लिए आपके जो टोटल अटेम्प्ट्स है,
वो होते हैं 6, यानी आप 6 बार एग्जाम दे सकते हो यूपीएससी का। आप चाहो तो कंटिन्यूशन में 6 बार दे दो, या तो आप एक बार देने के बाद में दूसरी बार ब्रेक ले सकते हो, पर आप टोटल 6 बार ये एग्जाम दे सकते हो। तो अगर देखा जाए तो एट द एज ऑफ 32 आपकी एज लिमिट होती है, यानी 32 साल के बाद आप यूपीएससी नहीं दे सकते। अगर आपकी अभी करंट एज 24-25 है तो आपके पास टिल 32 एग्जाम्स देने के चांसेस है, यानी आपके पास चांसेस 7, 8, 9, 10 भी हो सकते हैं। तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो, उस तरीके से आप आपका अटेम्प्ट यूज कर सकते हो कि हाँ मुझे इस बार देना है। क्योंकि एक बार अगर आप एग्जाम में अपीयर हो जाते हो तो उसके बाद में वो अटेम्प्ट काउंट हो जाता है, फिर आप भले फेल हो जाओ या पास हो जाओ, आप फिर से उस अकाउंट को अप्लाई नहीं कर सकते। तो टोटल 6 बार आप यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हो। 32 की एज के बाद नहीं दे सकते। दिस इज फॉर ओपन कैटेगरी। अगर यहाँ पे कोई ऐसा है जो ये बोलता है कि मैं ओपन कैटेगरी में नहीं आता हूँ, तो उनके लिए अटेम्प्ट्स बढ़ जाते हैं और उनके लिए 36, 38 एज तक भी अटेम्प्ट्स होते हैं कि वो दे सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस इसमें आते हो, ओपन कैटेगरी छोड़ने हो तो किस कैटेगरी में आते हो। इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी आपको और डीपली मिल जाएगी। तो ये हो गया आपका एज लिमिट जो आप दे सकते हो। अब ये था जो मुझे लगता था कि इंट्रोडक्शन में बताना जरूरी है, इतनी इंफॉर्मेशन, ताकि हर कोई पता करे, कि उसको पता रहे कि अगर मैं यूपीएससी देना चाहता हूँ तो वो खुद पहले चेक कर सकता है मेरी उम्र कितनी है, मैंने कितने अटेम्प्ट दिए हैं और मैंने कितनी पढ़ाई की है, क्या मैं यूपीएससी देने के क्राइटेरिया में सेट होता हूँ या नहीं होता हूँ। अब इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो हम वो शुरू करेंगे। उससे पहले मैं एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि यूपीएससी में और एमपीएससी में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, यानी जो स्टेट लेवल पे एग्जाम होते हैं उसमें भी ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। अभी जैसे मैंने बोला यूपीएससी और एमपीएससी, तो मैं एमपीएससी के पॉइंट्स क्लियर कर देता हूँ। एमपीएससी भी आप 6 बार दे सकते हो। एमपीएससी की एज लिमिट जो होती है वो 38 ईयर्स तक होती है, यानी आप 38 साल की उम्र तक दे सकते हो। जितना मुझे पता है, अगर आप मध्य प्रदेश से हो तो मध्य प्रदेश में आप 40 साल तक दे सकते हो। अगर आप दिल्ली से हो, यूपी से हो, तो वहां पे भी आप 40 साल तक आपका स्टेट लेवल का एग्जाम दे सकते हो। उसके अलावा जितने इंडिया के अलग अलग स्टेट्स है, हर जगह पे एज क्राइटेरिया वेरी करता है। अभी तक महाराष्ट्र में ऐसी कोई लिमिट नहीं थी कि हम कितनी बार एमपीएससी दे सकते हैं। एज पर 2020 ये लॉ आया है कि अब एमपीएससी भी आप सिर्फ 6 बार दे सकते हैं। सिलेबस डिफरेंस होता है यूपीएससी का और एमपीएससी का। हर स्टेट में अगर आप एग्जाम देने के लिए जाते हो तो उस स्टेट के हिसाब से उसके सिलेबस में डिफरेंस आता है। बट अगर देखा जाए तो 60 to 65% सिलेबस सबका सेम होता है। जो भी आपको पढ़ाई करनी होती है वो कॉमन होती है। बस जो आपके स्टेट लेवल की पढ़ाई होती है वो एमपीएससी देने के बाद में आपको यूपीएससी के एग्जाम देने के बाद में जो पोजीशन मिलती है उससे एक पोजीशन कम मिलती है। अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो आप यूपीएससी का एग्जाम देते हो, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, आपको पोस्ट मिलती है एज एन आईएएस। आप एक स्टेट में जाते हो, उस स्टेट में जितने डिस्ट्रिक्ट है उसमें से किसी एक डिस्ट्रिक्ट में आपको कलेक्टर की पोजीशन दी जाती है। अगर आप एमपीएससी देते हो तो आप डेप्यूटी कलेक्टर बनोगे। यूपीएससी देने के बाद में आप असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस बन के आते हो। एमपीएससी देने के बाद में अब डीएसपी बनते हो, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो इस तरीके से यूपीएससी में जो पोजीशन होती है, एमपीएससी उससे एक पोजीशन नीचे शुरू होती है। अगर किसी को ऐसा लगता है कि मेरी यूपीएससी की उम्र निकल गई है तो उसको उदास होने की जरूरत नहीं है, वो एमपीएससी दे सकता है। एमपीएससी से भी आप उसी पोजीशन को अचीव कर सकते हो जो यूपीएससी से मिलती है। बस थोड़ा टाइम लगेगा, मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि इन दी एंड यूपीएससी वालों ने भी मेहनत की है, इसीलिए वो आपसे एक पोजीशन ऊपर है। एमपीएससी की सारी पोजीशंस स्टेट में लिमिटेड होती है, आप स्टेट के बाहर नहीं जा सकते। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे एग्जाम देने के बाद में अपने ही स्टेट में रहना है और बाहर के स्टेट में नहीं जाना है, देन आप एमपीएससी के लिए जाओ। दैट इज अ राइट ऑप्शन फॉर यू, क्योंकि यूपीएससी देने के बाद में ये गारंटी कोई नहीं दे सकता कि आपको कौन सा केडर मिलेगा। आपको आपके स्टेट का भी केडर मिल सकता है या किसी और स्टेट का भी केडर मिल सकता है। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी डिसाइड कर लो कि मुझे यूपीएससी का पेपर देना है। आदित्य सर, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप स्पीकर पर हो तो म्यूट कर लीजिए, क्योंकि बीच बीच में आपकी आवाज आ रही है। थैंक यू। हाँ, सो इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया कि आप यूपीएससी देने के बाद में इन पोजीशंस पे जा सकते हो। अगर यूपीएससी देनी है तो उसको छोटे लेवल से ही शुरू करो, यानी कम उम्र से, क्योंकि
यूपीएससी में अगर आप ज्वाइन कर रहे हो, सॉरी, यूपीएससी आपको चांस देता है इंडिया के टॉप लेवल गवर्नमेंट पोजीशंस को अचीव करने का। फॉर एग्जांपल, अगर आप आईपीएस ज्वाइन करते हो तो इंडियन पुलिस सर्विस का जो आपका ट्रेनिंग होता है वो पूरा करने के बाद में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आपको एसीपी ही बनाया जाएगा। आप आईपीएस की ट्रेनिंग करने के बाद में सीबीआई को भी ज्वाइन कर सकते हो, रॉ को भी ज्वाइन कर सकते हो, मिलिट्री इंटेलिजेंसी को भी, इंटेलिजेंसी ब्यूरो को भी, या फिर एसपीजी, जो कि अभी न्यूज में चल रहा है कि प्रधानमंत्री को गाड़ी को रास्ते में रोका गया था पंजाब के दौरे में, और उस टाइम पे एसपीजी का नाम सबसे ऊपर आता है, जो कि स्पेशल सिक्योरिटी प्रोग्राम ग्रुप जो होता है उनका, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी, उसमें जो ऑफिसर्स होते हैं सॉरी, वो भी आईपीएस का एग्जाम, आईपीएस बनने के बाद उसमें जा सकते हैं। तो आईपीएस देने के बाद में आप सिर्फ और सिर्फ एक एसीपी बनोगे ऐसा नहीं है। तो इसमें बहुत सारी चीजें होती है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, इसका आप आगे जाके डीप डाइव करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस एग्जाम को देने के बाद में अगर आप कोई पर्टिकुलरली जो कलेक्टर है वो बनते हो, तो कलेक्टर आगे जाके आरबीआई का गवर्नर भी बन सकता है। कलेक्टर आगे जाके इंडियन फाइनेंसेस जो देखते हैं उस पोजीशन पे भी जा सकते हैं, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को एडवाइस करते हैं, उनके उनके कंसल्टेंट बन सकते हैं, या फिर प्राइम मिनिस्टर के पीए भी बन सकते हैं। ये सारी पोजीशन, ये पावर उस पोजीशन में है जो आईएएस आईपीएस बनते हैं। तो आईपीएस के थ्रू आप रॉ के चीफ भी बन सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम जो होता है आईपीएस भी होता है, और हमारी डिफेंस सर्विसेज जो है उसमें से भी लोग आते हैं। तो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। इसलिए अगर आप यूपीएससी की में जाना चाहते हैं तो प्रिपरेशन अर्ली स्टेज में शुरू कर दो, जिससे कि आपको ज्वाइन करने के बाद में एंजॉय करने का मौका मिले कि ये यूपीएससी जो है वो कितना वास्ट है। तो ये था मेरी साइड से, मैंने आपको वो सारी चीजें बताई जो मुझे लगती थी कि आपको पता होनी चाहिए ना। मुझे यहाँ पे बताओ कि जिन्होंने ये सेशन सुना है, आप अभी किस क्लास में हो या क्या कर रहे हो, ताकि मैं कुछ और पॉइंट्स शेयर कर सकूं। तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो कि आप अभी क्या कर रहे हो। आप स्टूडेंट्स हो, आप बैचलर्स डिग्री कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, वो अब यहाँ पे मेंशन कर दो। अगर आप स्टूडेंट्स हो तो किस क्लास में हो वो भी टाइप कर दो। ओके, स्वस्तिका, यू आर फ्रॉम 8th स्टैंडर्ड। ग्रेजुएशन 12th बीएससी सेकेंड ईयर, एमपीएससी प्रिपरेशन, इंजीनियरिंग 3rd ईयर। ओके, ग्रेट, थैंक यू गाइस। मतलब यहाँ पे हमारे पास 12th से नीचे के स्टूडेंट्स भी है, 12th के ऊपर जो अपनी डिग्री कर रहे हैं वो भी है, और जो लोग एमपीएससी या यूपीएससी की डायरेक्ट प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी है। ग्रेट ग्रेट। सो लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस फ्यू पॉइंट्स हियर। अब ये पॉइंट्स बेसिकली उन लोगों के लिए है जो 10th से नीचे है। अगर आप 10th से नीचे हो और आपको ऐसा लगता है कि मुझे आगे जाके यूपीएससी देना है, एमपीएससी देना है, मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, अभी आप लोग प्लीज एक्स्ट्रा कुछ भी मत करो। कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। आप जो पढ़ाई कर रहे हो उसको पूरी तरीके से फुल कंसंट्रेशन के साथ करो। मैं यहाँ पे चैलेंज कर सकता हूँ किसी भी को भी, अगर आप अभी 12th पास आउट हो तो मैं आपको 7 से लेकर 12th के बीच के 3 सवाल पूछूंगा, और आपको तीनों में से 2 के आंसर भी आ जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। इसका रीजन ये होता है कि जब हम 12th तक की पढ़ाई करते हैं तो हम ध्यान नहीं देते कि हम एग्जैक्टली क्या पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ पेपर पास आउट होने के पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर देते हैं। पर मैं ये बता दूं कि अगर आप यूपीएससी एमपीएससी में भी जाते हो तो सबसे पहले आपको 7 से लेकर 12th तक का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी फिर से पढ़ना पड़ता है। अगर आप चाहते हो कि वहां पे जाके आपको ये पढ़ाई फिर से ना करनी पड़े, तो अभी जो आप 12th तक की पढ़ाई कर रहे हो उसको फुल कंसंट्रेशन के साथ करो। यही मैथ्स तब पूछा जाएगा, यही हिस्ट्री तब पूछी जाएगी, यही फिजिक्स केमिस्ट्री तब पूछा जाएगा। तो वहां पे जाके इसी चीज को फिर से पढ़ने से अच्छा है कि आप अभी आपकी चीजों को कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो। पढ़ाई सिर्फ पेपर देने के पॉइंट ऑफ व्यू से मत करो, उसको पूरी तरीके से समझने की कोशिश करो।
अगर आपको लगता है किताब में दी हुई इंफॉर्मेशन इनसफिशिएंट है तो रेफर करो बाकी की किताबें, गूगल करो, खुद को ये आदत लगाओ कि मैं गूगल करके उसकी इंफॉर्मेशन ढूंढूं, पर अभी कुछ भी अलग करने की जरूरत नहीं है टिल 12th। नाउ आते हैं जो लोग 12th के बाद अपनी बैचलर्स डिग्री कर रहे हैं। अगर आप आपकी बैचलर्स डिग्री पूरी कर रहे हो तो आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में ये पता चल जाता है कि जिस चीज की आप पढ़ाई कर रहे हो उसमें आप कितने अच्छे हो। उससे आप आपकी प्लानिंग कर सकते हो कि अगर मुझे आगे जाके एमपीएससी यूपीएससी देनी है तो मेरे पास कितना फ्री टाइम मिल रहा है जिसको मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ। यहाँ पे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप जो पढ़ाई कर रहे हो उसको पूरी तरीके से करो, साथ में ये प्लानिंग करो कि मैं यूपीएससी एमपीएससी की प्रिपरेशन कैसे कर सकता हूँ। जब आप थर्ड ईयर में पहुंच जाते हो तो थर्ड ईयर में क्या होता है ना कि थर्ड ईयर के बाद में आपके पास ज्यादा कुछ बचने वाला नहीं है पढ़ाई करने के लिए। आपके पास प्रोजेक्ट्स रहेंगे, असाइनमेंट्स रहेंगे, आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो चूज करने पड़ते हैं। तो जब थर्ड ईयर में होते हो तो आप इन चीजों पे ध्यान दो कि एक बार आप यूपीएससी एमपीएससी को पूरी तरीके से समझो। उसमें कितने पेपर्स होते हैं, कौन कौन से पेपर्स होते हैं, किसका कितना वेटेज होता है, कितने मार्क्स पूछे जाते हैं, उसके पेपर्स रिफर कर सकते हो ताकि आपको हेल्प मिले कि जब मेरा लास्ट ईयर आएगा तो मैं फाइनल ईयर में कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट्स ले सकता हूँ। आप कोई लैंग्वेज ले सकते हो या फिर आप कोई ऐसा सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो जो आगे चल के आपको यूपीएससी एमपीएससी में भी सेम सब्जेक्ट चूज करने को मिले ताकि आपको ज्यादा पढ़ाई ना करनी पड़े और वो आपको हेल्प करे। तो जो लोग अभी अपनी डिग्री पूरी कर रहे हैं वो अपने थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर या फिर सेकेंड ईयर और लास्ट ईयर को यूटिलाइज कर सकता है। अगर 3 साल का है तो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, अगर 4 साल का है तो थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर। इसमें आप प्रिपरेशन कर सकते हो विद दिस पॉइंट ऑफ व्यू कि मुझे जो चीजें आगे जाके पढ़नी है उन्हीं को मैं क्या इंक्लूड कर सकता हूँ। उसके बाद में जो लोग अभी 100% एमपीएससी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों को भी इस चीज पे ध्यान देना जरूरी है कि क्या मैं अपने 7 से लेके 12 तक के स्टैंडर्ड में पढ़ाई गई चीजों को लेकर क्लियर हूं या नहीं हूं। क्योंकि हम छोटी छोटी चीजों को छोड़ देते हैं और वही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपका बेस स्ट्रांग हो। एक बार आपका बेस स्ट्रांग हो गया तो आगे की पढ़ाई आपके लिए आसान हो जाती है। अब पढ़ाई कैसे करनी है इसके ऊपर हम आगे फिर से सेशन लेंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, कैसे कैसे पढ़ना चाहिए। इसके बारे में ऑलरेडी गूगल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे वीडियोस है। अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिलेंगे, जैसे कि चाणक्य एकेडमी पुणे में है, राज्य सेवा एकेडमी है। ये सारी चीजें आपको बताते हैं कि यूपीएससी में क्या पढ़ना है, एमपीएससी में क्या पढ़ना है। मैं ये नहीं बता रहा कि आपको क्या पढ़ना है, मेरा फोकस है कि आपको कैसे पढ़ना है। अगर आप चीजों को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे तो वो ना ही सिर्फ आपको रिटन एग्जामिनेशन में हेल्प करेंगे बल्कि आपके इंटरव्यू में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे। आपको अगर उस चीज के बारे में इन एंड आउट पता है तो आप उस चीज को किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो किसी के भी सामने। पर अगर आपको उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपका नॉलेज आंसर देने तक ही लिमिटेड रह जाएगा। तो जो लोग अभी होल एंड सोल पूरी तरीके से एमपीएससी यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो चीजों को पढ़ने का जो नजरिया है उसको बदलो। अगर आप इस तरीके से पढ़ रहे हो कि मुझे सिर्फ पेपर देना है तो मेरे हिसाब से वो गलत है, क्योंकि उससे आपकी पढ़ाई लिमिटेड हो जाती है। पर यूपीएससी और एमपीएससी का पेपर देने के बाद में जो पोजीशन आपको मिलने वाली है वो आपके पेपर में दिए गए आंसर के हिसाब से नहीं होगी, वो आपकी मैच्योरिटी पे डिपेंड होगी। तो आपको उतना मैच्योर बनना पड़ेगा, उतनी परिपक्वता आप में आनी चाहिए। ओके, चलो, इट्स ऑलरेडी 11:41। तो जो मुझे मेरे साइड से इंफॉर्मेशन देनी थी मैंने आपको यूपीएससी के बारे में बता दिया है। मैं सिर्फ एक बार फिर से रिकैप ले रहा हूँ। मैंने आपको बता दिया यूपीएससी एक संस्था है, यूपीएससी नाम की एग्जामिनेशन नहीं होती, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होती है और यूपीएससी दूसरे एग्जाम भी लेती है। सिमिलरली एमपीएससी भी एग्जाम लेती है। आप टोटल नंबर ऑफ पोजीशंस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स जो आपको पढ़ने वो बता दिए, मैंने आपको एज क्राइटेरिया ये बता दिया है। अगर आपको यूपीएससी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए, बहुत ज्यादा डीप में पढ़ना है, सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, सिलेबस क्या होता है, क्या क्या चीजें पढ़नी पड़ती है, तो आप यूपीएससी की वेबसाइट पे जा सकते हो जो कि upsc.gov.in है, या फिर आप इसको गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। सिमिलरली एमपीएससी के लिए भी mpsconline.gov.in की वेबसाइट है जिसपे जाके आप एमपीएससी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, डीप डाइव कर सकते हो। अगर आपको मुझसे और ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, आई एम रेडी टू गिव दैट। उसके बाद मैंने आपको ये बता दिया कि
एग्जाम देने के बाद आपको कौन कौन सी पोजीशंस मिलती है। ओके, एमपीएससी के बारे में बता देता हूँ कि एमपीएससी में ग्रुप ए ग्रुप बी करके दो कैटेगरीज होती है, जिसमें क्लास 1 और क्लास 2 के ऑफिसर्स बनते हैं। क्लास 1 में आपके पास 10 डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोजीशंस होती है, अलग अलग तरीके की पोस्ट होती है, जैसे कि आप डेप्यूटी कलेक्टर बन सकते हो, डेप्यूटी कमिश्नर बन सकते हो, एजुकेशनल ऑफिसर बन सकते हो, आप रेवेन्यू कलेक्शन डिपार्टमेंट में जा सकते हो, आप तहसीलदार बन सकते हो। इस तरीके की पोजीशंस होती है। सिमिलरली उसी में आपको क्लास बी की पोजीशंस भी होती है। तो इस तरीके से एमपीएससी की एग्जाम देने के बाद में आप इन चीजों के लिए जा सकते हो। ओके, मैंने आपको कैसे पढ़ाई करनी है इसके बारे में एक ओवरऑल व्यू बताया है। इसमें आगे जाके आपके क्वेश्चंस के हिसाब से चेंजेस होंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। मुझे अभी जो कमेंट्स में दिखाई दे रहे हैं मैं उन्हीं से शुरू करता हूं। आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो आपके क्वेश्चंस। सो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच एग्जाम कैंडिडेट्स कैन गिव फॉर द एज ऑफ 35 to 40? ओके, सो इसका आंसर जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आप ऑलरेडी 32 क्रॉस कर चुके हो तो ओपन कैटेगरी में आप यूपीएससी नहीं दे सकते। सिमिलरली आप स्टेट लेवल के एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो, जो कि 38 ईयर्स तक महाराष्ट्र में एलिजिबल है। अगर आप किसी और स्टेट को बिलोंग करते हो, अगर आप मध्य प्रदेश से हो, यूपी से हो, राजस्थान से हो, तो वहां पे 40 ईयर्स तक आप स्टेट लेवल का एग्जाम दे सकते हो। स्टेट लेवल के साथ साथ ही हमारा जो ये मेन फोकस था आज यूपीएससी एमपीएससी के लिए था। इसके अलावा भी बहुत सारी पोजीशंस गवर्नमेंट की निकलती है। अगर आप जैसे देखो सीआरपीएफ की निकलती है, उसके बाद में हम जो ये कहते हैं नेवी की जो होती है उसमें भी पोजीशंस निकलती है। आप कोस्ट गार्ड की सर्विस को ज्वाइन कर सकते हो। ऐसी अलग अलग पोजीशंस गवर्नमेंट की निकलती है जो आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका क्राइटेरिया जो है वो मैक्सिमम 32 to 35 के बीच में रहता है। पर जो क्लियरली मैं बता सकता हूँ, आप स्टेट लेवल की एग्जामिनेशन 38 ईयर्स टू 40 ईयर्स तक दे सकते हो ओपन कैटेगरी में। अगर मैं ओपन के लिए बोल रहा हूँ, यानी ये लिमिट तो सबके लिए है, इससे ज्यादा मिलेगी अगर आपकी कैटेगरी चेंज हो जाती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर शुड वी स्टार्ट यूपीएससी प्रिपरेशन इफ यू आर ड्यूरिंग बैचलर्स डिग्री ऑफ 5 ईयर्स? ओके, अगर आप 5 ईयर्स की बैचलर्स डिग्री कर रहे हो तो जैसा मैंने बोला कि पहले जो 2-3 साल होते हैं उसमें आप आपकी पढ़ाई पे फोकस करो, क्योंकि पहला साल तो आपका ये जानने में चला जाता है कि मैं जो पढ़ाई करने के लिए आया हूँ वो क्या है। आप इंजीनियरिंग के लिए आए हो तो आपको इंजीनियर की लाइफस्टाइल में सेट होने के लिए उनकी पढ़ाई जैसे होती है वो सब देखने में टाइम लगता है। तो ज्यादा टेंशन में आने की जरूरत नहीं, पहले 1-2 साल आराम से जाने दो। जब आपको ऐसा लगता है कि मुझे फ्री टाइम मिल रहा है तब आप उसको यूटिलाइज करना शुरू करो। यानी अगर आप 5 साल का कोर्स कर रहे हो तो आप 4th ईयर में इस बारे में प्रिपरेशन करो और 5th ईयर से प्रिपरेशन शुरू कर दो साइड बाय साइड। आप 5th ईयर में एग्जाम देने से पहले भी यूपीएससी एमपीएससी का पेपर दे सकते हो। ओके, नेक्स्ट, व्हाट थिंग शुड आई डू इफ आई एम इन 12th जस्ट नाउ? तो सबसे पहले तो अपने बोर्ड के एग्जाम पे फोकस करो, क्योंकि आपको उसे क्लियर करना बहुत जरूरी है। बिना बोर्ड दिए आप डिग्री में नहीं जा सकते और बिना डिग्री दिए आप यूपीएससी एमपीएससी में बैठ नहीं सकते। तो अभी अपने बोर्ड पे फोकस करो। हाँ, आपने बोर्ड में ऑलरेडी कुछ सब्जेक्ट सिलेक्ट किए हैं। आप साइंस साइड से हो सकते हो, आप कॉमर्स साइड से हो सकते हो, या आर्ट साइड से हो सकते हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने कौन सी फील्ड ली है। ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि अगर मैंने आर्ट्स लिया है तो मैं आगे चल के यूपीएससी एमपीएससी की प्रिपरेशन करूंगा तो मुझे कितना हार्ड जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जिस साइड से भी जाओगे उसका प्लस पॉइंट मिलता है। वो प्लस पॉइंट क्या है और वो कैसे मिलता है वो हम नेक्स्ट इसमें डिस्कस करेंगे। पर अभी 12th में हो तो 12th के बोर्ड के पेपर पे ज्यादा फोकस करो। कुछ हैबिट्स है जो आप खुद को लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अभी जब आप 12th की पढ़ाई कर रहे हो, आप अच्छे खासे बड़े हो चुके हो, आपकी मैच्योरिटी लेवल बड़ी हो गई है, तो खुद को ये आदत लगाओ कि आपकी पढ़ाई आपके टॉपिक से रिलेटेड हो, ना कि आपके एग्जाम पेपर से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका टॉपिक है कि आपको क्रूड ऑयल को किस तरीके से सेपरेट किया जाता है, ये प्रोसेस साइंस की किसी किताब में होता है जो हम पढ़ते हैं। हम पेपर देने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं कि हम क्रूड ऑयल को कैसे सेपरेट करते हैं, पेट्रोल कैसे निकलता है, उसमें से डीजल कैसे निकलता है, सीएनजी कैसे निकलता है। तो उसको इस तरीके से पढ़ो कि कल को अगर उसमें से कुछ भी किसी ने पूछ लिया तो आपको पता रहे। पता होने का मतलब याद करना नहीं होता है, समझना होता है। तो उसके लिए आपकी किताब में दी हुई इंफॉर्मेशन अगर कंप्लीट नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, तो आप बाकी किताबें रिफर करो। आप गूगल के ऊपर जाओ और स्टार्ट टू एंड उसके बारे में पता करो। इससे जो आपका बेसिक
एक क्राइटेरिया है कि मुझे पेपर में जो लिखना है वो प्रिपरेशन तो आंख बंद करके पूरी हो जाती है। आप आपके लेवल के बच्चों से कई ज्यादा अच्छा आंसर लिख पाओगे अगर आपने उसके बारे में ओवरऑल इंफॉर्मेशन पता की है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टाइम जाता है पढ़ने में, पर अगर आपका इंटरेस्ट है तो यू कैन एडजस्ट योर टाइम अकॉर्डिंग टू दैट। आप आपका टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो और उसके बारे में चीजें पता कर सकते हो। ये मैंने क्रूड ऑयल का एग्जांपल दिया है। अब 12th में होने के बाद में अगर आप का कोई सब्जेक्ट है जो आपने ऑप्शनल लिया है तो उसके बारे में ज्यादा पढ़ाई करो। मतलब चीजों को सिर्फ पेपर देने के पॉइंट ऑफ व्यू से ना पढ़कर उसका ओवरऑल नॉलेज पता करो। आप डिस्कस कर सकते हो किसी के साथ में उस टॉपिक को लेकर। आप रेफर कर सकते हो, जैसे मैंने बोला किताबें, आप गूगल के ऊपर वीडियोस देख सकते हो। अगर कोई एग्जाम्पल देना हो तो हमारे साइंस में हमें, जहां तक मुझे पता है, 12th का अगर बायोलॉजी स्टूडेंट है तो उनको डार्विन्स थ्योरी पढ़नी पड़ती है। तो डार्विन्स थ्योरी में अगर सब इतना ही पढ़ रहे हो कि डार्विन ने क्या बताया है तो वो सफिशिएंट नहीं है। उसने वो क्यों बताया है, उसने वैसा ही क्यों बताया था, और उसके बाद में अब तक उसके ऊपर कितनी बार चेंजेस आ चुके हैं, कितने इंप्रूवमेंट्स हो चुके हैं। अगर आप इन चीजों से भी उसको देखोगे और पढ़ोगे तो ये आपको आगे हेल्प करेगा। और कैसे कैसे हेल्प करेगा, दैट इज अगेन अ डिफरेंट पॉइंट, वो हम डिस्कस करेंगे। पर आपके पास अगर उस चीज की ओवरऑल नॉलेज होती है तो आपको बहुत स्ट्रांग बनाती है, कॉन्फिडेंट बनाती है, और आप कहीं पर भी उस नॉलेज को यूटिलाइज कर सकते हो। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। हाउ टू प्रिपेयर नोट्स। ओके अर्जुन, देखो नोट्स बनाने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें होती है कि हम नोट्स इसलिए बनाते हैं ताकि हमें फिर से वो पूरी चीज ना पढ़नी पड़े, ताकि हमारा टाइम बचे। तो अगर मैं एक एग्जांपल देता हूं कि हमारे नेटवर्किंग में, कंप्यूटर नेटवर्किंग में 7 लेयर्स होती है। उन 7 लेयर्स में से हमेशा कम्युनिकेशन पास होता है, जिसको हम iOS मॉडल कहते हैं। तो उन 7 लेयर के नाम याद रखने के लिए हमने एक ट्रिक बनाई थी। ये मराठी में है, अपली एसटी नागपुर डेपोत। इससे हम उन 7 लेयर्स को याद रखते थे। तो ये एक तरीका है कि आप आपके खुद के कुछ लॉजिक बना सकते हो जो आपको याद रहे। अब अगर मुझे याद रखना होगा कि गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो उसका एक एग्जांपल आता है गिरनार पर्वत। अब अगर मुझे पता है कि मेरा इंटरेस्ट माइथोलॉजी में है, यानी कि मुझे अपने हिस्ट्री, हिंदू कल्चर के बारे में पढ़ना याद है, तो अगर मुझे ये याद रखना होगा कि वन ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है बॉर्डर पे, तो मैं याद रखूंगा कि जहाँ पे दत्तात्रेय महाराज रहते हैं वो माउंटेन सबसे ऊंचा है, जो कि गिरनार है। तो इस तरीके से अगर आप चीजों को कनेक्ट करोगे एक दूसरे से और ऐसे नोट्स बनाओगे तो वो आपको हेल्पफुल होंगे। इसके लिए यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे वीडियोज है। आपके लिए बता देता हूँ कि एक सब इंस्पेक्टर है जो विदर्भ एकेडमी करके वीडियोस चलाते हैं। उनकी वीडियोस देख लो, वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि कनेक्शन कैसे बनाया जाता है, चीजों को एक दूसरे से कनेक्ट कैसे किया जाता है, क्योंकि हर एक चीज याद नहीं हो सकती, पर हर एक चीज कनेक्शन के साथ याद रह सकती है। इसीलिए आपके जो नोट्स होते हैं वो ऐसे होने चाहिए जो एक दूसरे से कनेक्टेड हो। आप चाहो तो एक बार स्पाइडर नोट्स गूगल पे सर्च कर लो। स्पाइडर नोट्स करके भी एक टेक्निक होती है, हो सकता है वो आपको हेल्पफुल हो। इसके आगे वाले इसमें हम इस चीज पे डिस्कशन करेंगे कि नोट्स कैसे बनाने चाहिए, पर ये डिपेंड करता है कि हर किसी का पढ़ने का तरीका कैसा है। किसी को ज्यादा देर तक एक जगह पे पढ़ के बैठना पसंद है, किसी को नहीं है। कोई याद करता है, किसी को याद नहीं होता है, तो हर किसी के हिसाब से वो चीजें बदल जाती है। तो हम उसके हिसाब से देखेंगे, पर अभी जो मुझे लगा जनरली मैंने आपको बताया कि आप इस तरीके से कर सकते हो। ओके, एमपीएससी डज नॉट काउंट अटेम्प्ट, दैट इज ट्रू और फॉल्स। मैंने जैसे आपको बोला कि 2020 से पहले आप कितनी बार भी एग्जाम दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता था। पर अभी जो एग्जाम होने वाली थी 2021 में, जो कि पोस्टपोन्ड होके 2022 में हो गई है, और 23 जनवरी को एमपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर है, दैट इज फॉर प्रीलिम्स ऑफ 2021। उसको जो बंदा भी देगा उसका जो ये है चांस है वो काउंट होगा, यानी अभी का अटेम्प्ट उसका पहला अटेम्प्ट होगा, और अभी से लेके आगे वो ऐसे टोटल 6 बार एमपीएससी का पेपर दे सकता है। तो अब काउंट होते हैं, और ये सच है कि अब अटेम्प्ट्स काउंट होंगे। हाउ टू प्रिपेयर ऐसे राइटिंग। ऐसे राइटिंग, ठीक है, इसको स्पेसिफिकली मैं इतना बोल सकता हूँ, ऐसे लिखने के लिए आपके पास बहुत ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए, यानी उसके बारे में अलग अलग तरीके से आप एग्जाम्पल्स कैसे दे सकते हो इसके बारे में सोचो, और लिखने की स्पीड बढ़ाओ, और उसके बाद में प्रैक्टिस करो। हर एक यूपीएससी एमपीएससी प्रिपेयर करने के लिए ऐसा कहा जाता है, टॉपिक को पढ़ने के लिए ज्यादा किताबें रेफर करने से अच्छा है एक किताब को बार बार पढ़ो।
इससे क्या होता है ना कि वो चीजें आपको ज्यादा पता होती है और आपको सही से लिख सकते हो। कभी कभार इंटरव्यू क्रैक करने के लिए उनकी एक्सपेक्टेशंस होती है कि आप उनको वो पर्टिकुलर वर्ड्स बताओ जो टेक्निकल है। अब टेक्निकल वर्ड्स याद रखने के लिए तो जरूरी कि उन्हें बार बार पढ़ना पड़ेगा, एक बार पढ़ के तो याद रहेंगे नहीं। तो एक ही चीज को 10 जगह पे पढ़ने से अच्छा है कि अगर आपको समझ में आ चुका है, क्लियर हो चुका है, तो एक ही चीज को एक ही जगह से 10 बार पढ़ो। जैसा कि आपने अक्षय कुमार की पिक्चर में देखा होगा, चांदनी चौक टू चाइना, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कितने मूव्स एक बार प्रैक्टिस किए, मुझे उस एक मूव से फर्क पड़ता है जो तुमने 10,000 बार प्रैक्टिस की है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी आप कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कांस्टेंट है, उनके बारे में बार बार खुद से ऐसे लिखो और अपने ऐसे खुद पढ़ो। इसमें आपको दो चीज पे ध्यान देना है कि आपकी टाइम लिमिट कम होती जाए, आपके वर्ड्स लिखने की स्पीड बढ़े, और आप क्या देना चाहते हो। तो इसमें आप थॉट्स जो होते हैं या क्या कहते हैं जैसे दोहे होते हैं, उन चीजों को याद करो, क्योंकि उन लोगों ने छोटी छोटी लाइनों में बहुत कुछ दिया है जिससे आपके ऐसे का वेटेज बढ़ जाता है। ओके, थैंक यू, यू आर वेलकम। व्हाट इज सीसैट, एनसीईआरटी, एचईक्यू पढ़नी चाहिए? ओके, देखो सीसैट इज अ पार्ट ऑफ एप्टीट्यूड, जिसमें आपसे रीजनिंग रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लॉजिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपका जो मैथ्स रिलेटेड होता है वो चेक किया जाता है। एनसीईआरटी, एचईक्यू, हाँ एनसीईआरटी बिल्कुल पढ़नी चाहिए, क्योंकि जो भी बच्चे सीबीएसई बोर्ड से एग्जाम देते हैं उनके लिए एनसीईआरटी ही 12th तक होती है। तो यही चीज आपको फिर से पढ़नी चाहिए, क्योंकि हमारे यूपीएससी एमपीएससी एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं। जो लोग आईसीएसई बोर्ड से पढ़ाई करते हैं या स्टेट लेवल बोर्ड से पढ़ाई करते हैं तो उनको भी एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए जब आपको एग्जाम देने के लिए प्रिपरेशन करनी होती है। हेलो, ओके सर, रीडिंग स्पीड कैसे बढ़ाए, बहुत सारा पढ़ना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे मेरा एक सवाल है, आप रीडिंग स्पीड क्यों बढ़ाना चाहते हो? ताकि आप ज्यादा से ज्यादा चीजें पढ़ सको। अब ज्यादा से ज्यादा चीजें क्यों पढ़ना चाहते हो? ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिले। अब मुझे ये बताओ कि अगर जब स्पीड में कोई चीज पढ़ोगे तो ग्रैस्प कैसे करोगे? यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कितना पढ़ते हो, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे पढ़ते हो। देखो, हर किसी की अपनी स्पीड होती है पढ़ने की। रीडिंग स्पीड बढ़ाने के लिए मैं जो प्रैक्टिस करता हूँ, मैं पहले चीजों को समझने की जगह पे बस पढ़ लेता हूँ। स्टार्ट टू एंड तक मैं सिर्फ पढ़ता जाता हूँ, जितनी स्पीड में मुझे पॉसिबल है मैं पढ़ता हूँ। कुछ लोग बिना बोले पढ़ते हैं, कुछ लोगों को बोलना पड़ता है, तो मैं भी उसी कैटेगरी में आता हूँ कि मैं बोल के पढ़ता हूँ, ताकि जो मैं बोल रहा हूँ वो मुझे सुनाई दे। इस तरीके से जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे वो चीजें समझ में आती है धीरे धीरे। फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे समझ में नहीं आता पूरा, मेरा फोकस होता है मुझे पढ़ना है। एक बार पढ़ने के बाद में जब मैं उसको दूसरी बार पढ़ने के लिए जाता हूँ तो इस बार मैं चीजों को समझता हूँ। इससे क्या होता है ना कि मैं ऑलरेडी एक बार पढ़ चुका हूँ तो मुझे पता है आगे क्या आने वाला है, पर मुझे ये नहीं पता कि एग्जैक्टली उसका मीनिंग क्या है। तो इस तरीके से जब मैं दूसरी बार उसको पढ़ता हूँ तो मुझे वो चीजें याद रहती है। तो यहाँ पे रीडिंग की स्पीड इंक्रीज होती है अगर आप अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से उन चीजों को पढ़ो। देखो, रीडिंग में हमेशा आपने चेक किया होगा कि एक प्रैक्टिस होती है कि वर्ड्स अगर गलत भी लिखे हो तो भी पहला और लास्ट का अक्षर अगर सही है तो आप उस शब्द को सही से पढ़ोगे। इसका मतलब अगर आप मीनिंग ढूंढने के लिए जाओगे तो आपका पढ़ना सही है। सो रैदर देन स्पीड बढ़ाने से आप उसको समझने पे ध्यान दो। अगर आपको एक बार वो चीज समझ में आ गई तो आप उसको 100 वेज में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, एंड अगर आप देख सकते हो तो इसमें आप एनएलपी करके एक ट्रेनिंग होती है, उसको अगर आप रेफर कर सको तो उसमें से ट्रिक्स दी जाती है कि स्पीड कैसे बढ़ाई जाती है। क्योंकि मैं कोई सर्टिफाइड एनएलपी नहीं हूँ, जब जो मेरे पास सर्टिफिकेट है तो मैं आपको उस तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट मैं बता सकता हूँ कि आप एनएलपी रेफर कर सकते हो। ओके, ओके, एंड वी हैव टू स्टडी ऑल सब्जेक्ट फ्रॉम ऑल द स्ट्रीम्स ऑफ 12th। नहीं, सारी स्ट्रीम से सारे सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो ऑप्शनल होता है। कॉमन चीजें जो आपका 10th तक का होता है वैसा ही है। उसके बाद में चीजें किस तरीके से पढ़नी है, दैट इज द पार्ट ऑफ द सिलेबस। अगर सिलेबस आपसे पूछ रहा है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, पर आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर है कि नहीं, आपको सारी फील्ड्स के सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ने पड़ते। हाँ, तभी समझते हैं सर। एक मिनट, सॉरी माधुरी, आई डिडंट गेट कि हाँ तभी समझते हैं सर। ओके, अगर आप रिप्लाई दे रहे हो तो थैंक यू वेरी मच, यू आर वेलकम। करिश्मा,
कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स मुझे ज्योग्राफी हार्ड लगती है सर, सो हाउ टू प्रिपेयर माई दिस सब्जेक्ट। देखिए, सब्जेक्ट प्रिपरेशन करने के अलग अलग तरीके होते हैं, पर ज्योग्राफी याद रखने का बहुत अच्छा तरीका होगा कि अगर आप इसको इस तरीके से देखो कि मुझे कहाँ कहाँ घूमने जाना है, अगर मैं घूमने जाऊंगी तो क्या क्या देखूंगी। हमारे यहाँ पे बहुत अलग अलग कल्चर्स होते हैं, आप कल्चर से उन्हें कनेक्ट कर सकते हो। साउथ में पोंगल क्यों बनाते हैं, हमारे यहाँ मकर संक्रांति क्यों बनाते हैं, पंजाबी में इसको लोधी क्यों कहते हैं। अगर आप इन चीजों से कनेक्ट करना शुरू करोगे तो आपको ज्योग्राफी आसान लगेगी। ज्योग्राफी को कभी भी विदाउट पिक्चर मत पढ़ो, ज्योग्राफी तब हार्ड लगती है। ज्योग्राफी को पिक्चर्स के साथ पढ़ना ही जरूरी है, क्योंकि ज्योग्राफी का मतलब ही है कि आप पिक्चर्स को स्टडी करके पिक्चर्स को जानना चाहते हो। अगर आप उसको रीडिंग करने के लिए जाओगे तो वो हार्ड जाएगा। तो उनकी पिक्चर्स देखकर पढ़ना शुरू करो, आपको ज्यादा आसान जाएगा। इज इट हेल्पफुल करिश्मा? आई होप कि अगर आप ऐसे कोशिश करोगे तो आपको ये आसानी से याद हो जाएगा, जिसमें आप ट्रिक्स भी लगा सकती हो। स्टेट बोर्ड के और एनसीईआरटी भी पढ़नी चाहिए क्या सर? हाँ बिल्कुल, अगर आप एमपीएससी दे रहे हो तो आपको स्टेट बोर्ड ही पढ़ना जरूरी है, और एनसीईआरटी भी। अगर आप यूपीएससी दे रहे हो तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि उसमें स्टेट बोर्ड पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ओवरऑल होता है। तो स्टेट बोर्ड एमपीएस स्टेट लेवल के लिए जरूरी है, एंड एनसीईआरटी दोनों के लिए कॉमन है। थैंक यू, यूर वेलकम। बीएससी में ग्रेजुएशन करने वाले स्टूडेंट्स ऑप्शनल में हिस्ट्री सब्जेक्ट ले सकते हैं क्या? आई एम सॉरी अर्जुन, ये तो कॉलेज पे डिपेंड करता है कि आप जिस स्ट्रीम में से आपकी बैचलर्स डिग्री ले रहे हो उसमें आपको अलाउड है क्या। पर हाँ, अगर आपके सिलेबस में हिस्ट्री है तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाता है कि जब आप प्रिपरेशन करने के लिए जाओगे तो वहां की हिस्ट्री आपने ऑलरेडी पढ़ रखी होगी। तो ये क्वेश्चन आपको चेक करना पड़ेगा। बट आई हैव विजन प्रॉब्लम। करिश्मा, मैं यहाँ पे इतना ही एडवाइस कर सकता हूँ कि आप इसके लिए मंजूषा मैम को सेपरेटली कांटेक्ट करो। वी विल डेफिनेटली थिंक अबाउट इट कि इस कंडीशन में हम आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। सो आई कांट सी मैप्स एंड रिलेट टू दिस। डेफिनेटली डोंट वरी करिश्मा, हम इस प्रॉब्लम्स पे बात करेंगे। आर वी सपोज टू डू सम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज? जिसने भी ये सवाल पूछा है, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच ये क्वेश्चन पूछने के लिए। डेफिनेटली आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करनी चाहिए, क्योंकि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आपके ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होती है। मैं इसका एग्जांपल इस तौर पे देना चाहूंगा कि हमारे यूपीएससी में एक आईएएस ऑफिसर है जिनको ये सवाल पूछा गया था कि आप किस स्टेट से, डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है। तो उन्होंने बोला था कि मैं पर्टिकुलरली यहाँ से आती हूँ, और उनको लास्ट सवाल ये पूछा गया था कि क्या आप वहां की सुंदरता को, खूबसूरती को गाने में प्रेजेंट कर सकती है क्या, क्योंकि आपने बोला था कि गाना गाना आपकी हॉबी है। तो उन्होंने उनके उस पर्टिकुलर छोटे से गांव को गाने में रिप्रेजेंट किया था, और उस एक क्वेश्चन की वजह से उन्हें आईएएस की पोस्ट मिली थी, ऐसा उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया था। तो डेफिनेटली अगर आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करते हो तो वो आपके दिमाग को भी हेल्प करता है, आपकी मेंटेलिटी को, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को, और ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करता है। और वो एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर किसी को अपने अपने हिसाब से, जो भी आप सिलेक्ट करते हो, जो आगे जाके ये दिखाती है कि आप इंटरेस्टेड हो, आप पैशनेट हो, आप अलग अलग चीजें करने में वॉलेंट्री पार्टिसिपेशन दिखाते हो। तो ये बहुत अच्छी चीज है, करिकुलर एक्टिविटीज बिल्कुल करनी चाहिए। थैंक्स फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन। Hello sir, everyone says to take a 1 year gap to study for UPSC. Is it worth it to take a year gap after graduation to study, or anything else you will recommend? आदित्य, ये ऐसा क्वेश्चन है जो वेरी करता है हर एक के हिसाब से। अगर किसी को ऐसा लगता है कि मुझे टाइम की जरूरत है, मुझे फुल फोकस के साथ पढ़ाई करनी है, तो हाँ, गैप का मतलब क्या, आप उस एक साल में यूपीएससी की प्रिपरेशन ही करोगे। पर अगर आप कॉन्फिडेंट हो, आपको ऐसा लगता है कि मैं जो कर रहा हूं अभी पढ़ाई, उसके साथ में यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकता हूं, देन गो फॉर इट। आप प्रिपरेशन कर सकते हो और आप एग्जाम दे सकते हो। गैप लेने की ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती। आपको ऐसा लगता है कि आप डिग्री लेने के बाद में कोई जॉब ज्वाइन करना चाहते हो, आप वो भी कर लो, और जॉब करते करते भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो। उसमें आपको ड्यूअल बेनिफिट ये मिलता है कि जब आप दोनों चीजों को एक साथ करते हो तो आपका मैच्योरिटी बढ़ जाता है, आपका आंसर देने का तरीका बदल जाता है। और जब ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है कि
आप क्या करते हो या क्या करते थे, तो आपके पास बताने के लिए एक्सपीरियंस होता है जो आप शेयर कर सकते हो कि मैं जॉब करते करते यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था या एमपीएससी की कर रहा था। तो उनको ये कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि हाँ, इस बंदे के पास मल्टीटास्किंग एबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, और जिस चीज में आपने आपका जॉब किया है वो एक्सपीरियंस आपको कहीं ना कहीं आगे काम आता है। तो गैप लेने की जरूरत है या नहीं है, ये वेरी करता है आपके ऊपर। अगर आपको लगता है कि मुझे जरूरत नहीं है, देन नो नीड टू टेक अ गैप। ओके, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। ग्रेजुएशन के बाद मिनिमम कितने दिन देने चाहिए एमपीएससी प्रिपरेशन के लिए सर? आई मीन ईयर्स। ओके, देखो इसका भी आंसर अगेन ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि कितना टाइम देना चाहिए। आपको चीजें जिस स्पीड से समझ में आती है उस हिसाब से आप उसको टाइम दे सकते हो। ग्रेजुएशन के बाद आप वैसे भी जॉब के लिए प्रिपेयर करोगे, इवन दो आपको यूपीएससी एमपीएससी करना है। आई विल सजेस्ट कि सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी और एमपीएससी फोकस करके मत बैठो, साइड बाय साइड कोई जॉब भी ज्वाइन करो। भले ही जॉब ऐसा ले लो जिसमें से आपको ज्यादा अर्निंग नहीं होती है, पर आप जॉब करते हो तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है और साइड बाय साइड आपको आपके एग्जाम पे ज्यादा फोकस कर सकते हो। तो कितना टाइम लगेगा इसका कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है। अगर आपको चीजें सही से समझ में आती है, आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो रही है, तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्लियर कर सकते हो या दूसरे या तीसरे अटेम्प्ट में भी आपका क्वेश्चन पेपर निकल जाएगा। मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि अगर आपका बेस स्ट्रांग है, आपने 12th तक की पढ़ाई सही से की है और आप चीजों को समझ के आगे बढ़ते हो, तो यूपीएससी और एमपीएससी देना आपके लिए ज्यादा बड़ी बात नहीं है। यूपीएससी एमपीएससी में सिर्फ चीजों को समझना जरूरी है, तभी आप उनका आंसर दे पाते हो। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं कि कितना टाइम देना चाहिए। अगर आप पूरी तरीके से डिसाइड करके बैठे हो कि दे करना है तो यूपीएससी ही करना है, तो फिर ये क्वेश्चन मायने नहीं रखता है कि कितना टाइम देना है। आप पूरे के पूरे 6 अटेम्प्ट यूटिलाइज कर लो, उसी में आपको आपका आंसर मिल जाएगा कि अगर मैं 6 अटेम्प्ट में हो गया, इसका मतलब आपको पॉसिबल था। नहीं हो पाया तो ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए कि मैं 6 अटेम्प्ट में नहीं कर पाई तो मेरे लिए नहीं था। आपने उस प्रिपरेशन के दौरान जो कुछ भी सीखा है वो आपको आगे काम आएगा। बट एट द सेम टाइम साइड बाय साइड एक जॉब भी रखो, ताकि आपका जो टाइम है 5 साल का 6 साल का, वो पूरी तरीके से वेस्ट नहीं जाएगा। Understood, sir. Thank you very much. You're welcome. Some extra books that you will recommend, inspirational or motivational like that. फॉर इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन बेस्ट थिंग है कि जो लोग ऑलरेडी आईएएस आईपीएस बन चुके हैं, आप उनके वीडियोस देखो। उसके बाद में मैं इस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस और हाईलाइट करना चाहूंगा कि जो हैबिट्स होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि आप आपकी लाइफ में जो अचीव करना चाहते हो उसको पा सकते हो या नहीं पा सकते। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप 7 हैबिट्स ऑफ इफेक्टिव पीपल वाली किताब पढ़ो, जो मैं रिकमेंड करना चाहूंगा। मैंने खुद भी वो किताब पढ़ी है और उसमें से मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है मेरी लाइफ में। तो वो किताब मैं डेफिनेटली आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वो पढ़ो। उसके अलावा ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट कि जो हमारे हिस्ट्री में बड़े बड़े लोग होके गए हैं, अब उनकी चरित्र को पढ़ो, जो उनकी बायोग्राफी होती है उसको पढ़ो। आप एपीजे अब्दुल कलाम की किताब विंग्स ऑफ फायर पढ़ सकते हो, जो बहुत अच्छी किताब है, जो आपको इंस्पायर करेगी, मोटिवेट करेगी, क्योंकि उन्होंने उसमें सिर्फ और सिर्फ सक्सेस की बातें नहीं बताई है, फेलियर भी हाईलाइट किया है, जिससे आपको फेलियर को फेस करने का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो मिलेगा। सो देयर आर लॉट ऑफ बुक्स, बट राइट नाउ आई कैन सजेस्ट कि आप 7 हैबिट्स वाली किताब और विंग्स ऑफ फायर पढ़ो, और इसके आगे आप खुद ही ढूंढ लोगे कि मुझे किस तरीके की किताब पढ़नी चाहिए। ओके, सो थैंक यू फॉर दैट। सॉरी अमर, आपने जो लिखा है दीज आर ओनली डिजिट्स। अगर आप इसको फिर से एक्सप्लेन कर सको तो मैं इसका आंसर दूंगा। आंचल, एमपीएससी कंबाइंड ग्रुप बी और ग्रुप सी के कुछ पोस्ट के लिए इंटरव्यू नहीं होते हैं ना सर? आंचल, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि किस चीज के लिए इंटरव्यू होते हैं और किस चीज के लिए नहीं होते हैं, इसमें मेरे पास अभी क्लैरिटी नहीं है। पर जो मैंने आपको बोला कि ग्रुप ए और ग्रुप बी की जितनी पोजीशंस है टॉप की, क्लास 1 और क्लास 2 ऑफिसर, उनके लिए इंटरव्यू डेफिनेटली होते हैं। भले ही हो सकता है कि वो इंटरव्यूज काउंट ना होते हो मार्क्स में, पर इंटरव्यूज तो हर जगह पे लिए जाते हैं। ओके, इसके लिए स्पेसिफिकली आप उनकी वेबसाइट पे देख सकते हो, या फिर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं अपने नेक्स्ट सेशन में पक्का इस क्वेश्चन को ऐड करूंगा कि किन किन चीजों के लिए इंटरव्यू कंपलसरी है।
कि अगर किसी ने ग्रेजुएशन बीएससी में किया तो मेंस एग्जाम में ऑप्शनल सब्जेक्ट दूसरे ले सकते हैं क्या? बिल्कुल, आप किसी में भी आपकी पढ़ाई करो और आप मेंस में कोई भी सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। ऐसा कोई कंडीशन नहीं है और कोई कंपल्शन नहीं कि आपको यही लेना है। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच। आप सबने जो सवाल पूछा है, ट्राइड माय बेस्ट कि मैं उनके जवाब दे पाया हूँ, एंड आई होप कि इससे आपको प्रिपरेशन करने में और आगे बढ़ने में डेफिनेटली हेल्प होगी। इसके बाद भी हम आगे, जैसे हमने आपको मंजूषा मैम ने बताया कि इस सीरीज को हम कंटिन्यू करने वाले। ये इंट्रोडक्टिव सेशन था, अब हम आगे डीप डाइव करेंगे 1 बाय 1, जिसमें हम सब्जेक्ट्स के बारे में, पढ़ाई करने के तरीकों के बारे में, अगर आप किस उम्र में हो उस उम्र से किस तरीके से शुरू करना है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, आपकी बुक लिस्ट देखो अर्जुन, मतलब मेरी ऐसी की बुक लिस्ट नहीं है। मैंने अभी जो ये सेशन लिया है, दिस इज ओनली आउट ऑफ माय पैशन, कि मुझे लोगों की मदद करना अच्छा लगता है और मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो यूथ है उसको गाइड करना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने सेशन लिया। अगर आप किताबों के बारे में पूछोगे तो मैं हर तरीके की किताब पढ़ता हूँ, पर मैं मैक्सिमम जो है वो अपने हिंदू कल्चर की किताबों को ज्यादा पढ़ता हूँ। अगर आप मेरे साथ बैठोगे या फिर मुझे कोई बोलने के लिए बोले तो मेरे पास रामायण, महाभारत और जितने भी बड़े बड़े लोग हमारे यहाँ पे हुए हैं, गीता जिसको हम कभी मिस नहीं कर सकते, इन किताबों को ज्यादा ध्यान से पढ़ता हूँ और बार बार पढ़ता हूँ, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो एक बार पढ़ने से समझ में नहीं आती है, उनको बार बार पढ़ना जरूरी होता है, और एक ही चीज अलग अलग जगह पर हमें यूजफुल होती है। और ये मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। मैं आज भी गीता को रेगुलरली पढ़ता हूँ। ज्यादा तो पढ़ नहीं पाते, इसीलिए मैंने खुद के लिए ऐसी एक गाइडलाइन बनी है कि मैं रोज सिर्फ 2 श्लोक पढ़ता हूँ और उन 2 श्लोक का मीनिंग पढ़ता हूँ। मे बी कुछ समझ में आता है, कुछ नहीं आता है, नो प्रॉब्लम। आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे फिर से उसका नंबर आएगा, उस टाइम पे मेरे एक्सपीरियंस में अगर मैंने कुछ सीखा होगा तो मैं कोरिलेट कर पाऊंगा और उसको इम्प्रूव कर पाऊंगा। तो हम कितना पढ़ते हैं इससे ज्यादा जरूरी ये है कि हमने जितना पढ़ा है उसमें से हम कितना इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। द लाइफ इज ऑल अबाउट कि आप कितनी चीजें इम्प्लीमेंट कर पाते हो। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें पता होती है। मे बी इस कॉल पे ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो मुझसे ज्यादा नॉलेज रखते होंगे, जिन्होंने ये सेशन देखा होगा, ये बोलते होंगे कि हमें गिरीश सर से ज्यादा पता है। डेफिनेटली आपको मुझसे ज्यादा पता होगा, पॉइंट इज आप उसमें से कितना इम्प्लीमेंट कर पाते हो। मैं भी अपनी लाइफ में यही कोशिश करता हूँ और सजेस्ट करूंगा कि आप जो कुछ भी सीखते हो उसको इम्प्लीमेंट करो, क्योंकि जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करते हो तब तक उसके पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता। देखो अर्जुन, यूपीएससी के लिए कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन यूपीएससी की वेबसाइट के ऊपर दी गई है। वहाँ पे सारी किताबें है, सिलेबस है, इसके बहुत सारे वीडियोस भी है। तो ये सेशन इस बारे में नहीं था कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, इस बारे में था कि यूपीएससी क्या है और उसके लिए आपको प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। अगर आपको स्पेसिफिकली क्या पढ़ना है ये जानना है तो ये हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, और इसमें थोड़ी बहुत डायरेक्शन में दे सकता हूँ कि आपको किसको फॉलो करना चाहिए, किसकी किताबें पढ़नी चाहिए, जहां तक मैंने समझा है। ओके, या फिर आप भी ऐसे लोग हैं जो आपकी फैमिली में या रिलेटिव्स में है जो ऑलरेडी पुलिस सर्विसेज में है, गवर्नमेंट जॉब्स में है, तो आप उनसे भी पूछ सकते हो, क्योंकि वो लोग सिस्टम के अंदर है और वो मुझसे कई ज्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं कि सिस्टम कैसे काम करता है। So that is something which I can guide you कि आप उनसे भी हेल्प ले सकते हो। ओके गाइस, ओके, सो हम ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं, 12 बज चुके हैं, तो वी नीड टू क्लोज नाउ। थैंक यू एवरीवन, आपने ये सेशन ज्वाइन किया, एंड आई होप कि आपको ये चीजें हेल्प करेंगी। थैंक यू। 11 बजे का था, डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, मोटिवेशन टाइप, मतलब के बाद तो ऐसा भी, मतलब कुछ भी करने से, मतलब मोटिवेशन टाइप वीडियो है भी इसलिए ठीक है। और बीच देखिए मैंने थोड़ी देर पहले। ओके गाइस, 12 बजे देखी होंगी, 10 मिनट हुए। हर्षदा, आपका माइक शुरू है। वी आर क्लोजिंग दिस कॉल, तो आप ड्रॉप कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन। इसका आगे का सेशन आपको पता चल जाएगा कब होने वाला है, एंड अगर आप चाहते हो तो आप उसका बेनिफिट ले सकते हो। मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच। आप लोगों में इतना पेशेंस था, आई अप्रिशिएट दैट। थैंक यू।